अमीर का 1 लाख का और गरीब बहू का 1,000 का एसी फ्रिज। माँ, मेरा दोस्त है ना अरुण, उसके रूम में एक न्यू एसी आया, पता है उसके एसी पर ड्राइंग भी बनी है। मुझे भी मेरे कमरे में वही एसी चाहिए। वैसे भी जो मेरे कमरे में एसी अब वो कूलिंग भी कम करने लगा है। बेटा तुम्हारे कमरे के लिए ही क्यों, हम हॉल के लिए भी न्यू एसी ले लेंगे। हमारा हॉल इतना बड़ा है और एक एसी इतने बड़े हॉल के लिए काफ़ी नहीं है। बहू, अगर आशु के कमरे का एसी ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा तो कंपनी वालों को बुलाकर उसे रिपेयर करवा लो। नया एसी खरीदने की क्या जरूरत है। और हम कौन सा पूरा दिन हॉल में बैठे रहते हैं, सब तो अपने कमरे में ही रहते हैं, तो हॉल में तो 2 एसी लगाने का मतलब ही नहीं बनता। माँ जी, जब भगवान का दिया सब कुछ है तो क्यों गरीबों जैसी जिंदगी जीनी। अब हम लोग आपकी छोटी बहू मेरी गरीब देवरानी जैसे तो नहीं है ना। बेचारी कभी कभी तो बहुत तरस आता है उस पर। ये पंखा इतना धीरे धीरे क्यों चलता है? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। चाची के घर में तो एसी है और हमारे घर में सिर्फ ये पंखा, और ये भी ठीक से हवा नहीं देता। माँ, हम लोग एसी कब लगवाएंगे? एसी काफी महंगा आता है। तुम्हारे बाबा एक कूलर की तलाश में लगे हुए हैं। जैसे ही सेकेंड हैंड कूलर मिलेगा तो वो ले आएंगे। अमृता एक कपड़े को गीला कर उसे अपने बेटे मोनू को ओढ़ा देती है, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए ठंडक मिल जाती है। जहां हर कोई कूलर और एसी की ठंडी हवा में अपने घरों में रहकर आराम कर रहा था, तो वहीं इस गरीब परिवार को बस एक पंखे में ही गुजारा करना पड़ रहा था। और जब कभी बिजली चली जाए तो ये पंखा भी उनका साथ छोड़ देता था। ये बार बार बिजली क्यों जा रही है? सुबह से चौथी बार बिजली गई है। बेचारा हमारा मोनू अभी तो गर्मी से परेशान होकर सोया ही था और बिजली चली गई। मुझे बचपन से मशीन में दिलचस्पी रही, उन्हें बनाने, उन्हें ठीक करने में। अगर पढ़ाई पर ध्यान देता तो आज मैं भी भैया की तरह बिजनेस संभालता और आज हमारी ऐसी हालत न होती। कहने को अमृता और तन्वी एक दूसरे की देवरानी जेठानी थी, लेकिन जहां इस गर्मी में अमीर जेठानी तन्वी अपने घर में एसी की ठंडी हवा में गर्मी से बचे हुए थे, तो वहीं बेचारी गरीब देवरानी अमृता हर दिन अपने परिवार के साथ इस गर्मी का सामना करती। तन्वी ने अपने फोन से घर के लिए 2 नए एसी मंगवाए थे। 2 दिन बाद जैसे ही कंपनी वाले एसी लेकर आते हैं तो तन्वी आंगन में खड़े होकर अपने सामने आंगन में झाड़ू लगा रही अपनी गरीब देवरानी को अपना एसी दिखा दिखा कर चिढ़ाने लगती है। अरे वाह, ये एसी तो काफी ज्यादा बड़ा है। और भैया आपने कितना अमाउंट बताया? 50,000? ये तो काफी सस्ता है। अगर लाख रुपए का भी एसी होता ना तो मैं तो यूं ही खरीद लेती। हमारे घर में तो पहले से इतने सारे एसी लगे हैं, लेकिन फिर भी मैंने 2 एसी नए मंगवा लिए। पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बेचारे तो सिर्फ पंखे की हवा में गुजारा करते हैं। किस्मत किस्मत की बात होती है। क्यों भाई साहब, सही कहा ना मैंने? इतना कहकर तन्वी नए एसी को फिट करवाकर गर्मी में नए एसी की ठंडी ठंडी हवा खाती है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। मोनू बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा? हाँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं चाची के घर एसी की हवा खाने के लिए गया तो उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया और कहा कि एसी की ठंडी हवा सिर्फ अमीरों के लिए, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। मोनू की यह बात सुनकर अमृता को काफी ज्यादा दुख होता है, जिसके बाद अब विजय जैसे ही शाम को काम से घर आता है, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी आसपास कहीं काम देख लूं। गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हम तो फिर भी गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मोनू अभी काफी छोटा है। पता है, अब एसी लाने की तो हमारी हैसियत नहीं है। कम से कम एक कूलर ही ले आते हैं। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो तुम आसपास कहीं काम देख लो, कम से कम गर्मी से राहत तो मिले। अमृता को एक घर में बर्तन और झाड़ू पोछा का काम मिल जाता है। अमृता हर रोज की तरह अपनी मालकिन तारा के घर में काम कर रही होती है कि तभी वहां तन्वी आती है। दरअसल तन्वी और तारा दोस्त होती है। तन्वी जैसे ही अमृता को फर्श पर पोछा लगाते हुए देखती है तो सब समझ जाती है और उसका काफी मजाक उड़ाती है। और बेचारी अमृता इस बार भी तन्वी से कुछ नहीं कहती। अमृता तारा से घर खर्च के लिए 500 रुपए लेकर घर जा रही होती है कि तभी उसे एक कबाड़ी की दुकान पर एक एसी दिखता है, जिसे देख वो उसके पास आती है। ये आपकी कबाड़ी की दुकान पर एसी कब से आने लग गए? देखने में तो नया लग रहा है। नया ही है, बस इसकी 1-2 वायर खराब हो गई हैं, तो इसके मालिक ने इस कबाड़ी में बेच दिया। इन अमीर लोगों के भी अपने अलग चोंचले हैं, ये नहीं थोड़े पैसे लगाकर चीज को ठीक करवा ले। वैसे ये कितने का है? वैसे तो ये एसी 700 रुपए का बेच रहा था, लेकिन अगर आप इसे लेना चाहती हैं तो 500 रुपए में दे सकता हूँ। अमृता के पास 500 रुपए ही थे। वो ज्यादा देरी न करते हुए 500 रुपए से वो एसी खरीद कर घर ले आती है और अपने पति विजय को दिखाती है। ये एसी तो पूरा का पूरा सही है, बस 1-2 तार में ही दिक्कत है, इसे तो मैं ही ठीक कर दूंगा।
विजय मशीन की फैक्ट्री में काम करता था, इसलिए उसे इन चीजों की काफी जानकारी थी। अगले दिन वायर को ठीक कर उसे घर में लगा देता है और 500 रुपए लिया हुआ बिल्कुल नए एसी जैसी ठंडी हवा देने वाला लगा देता है। घर में एसी आने के बाद मोनू आशु को बताता है और आशु अपनी दादी और माँ को बताता है। देखा बहू, एक तू है जो हल्की सी कूलिंग कम हो जाने पर 50,000 का एक नया एसी खरीद कर ले आई, और एक मेरी छोटी बहू 500 रुपए में सेकेंड हैंड बेकार एसी को लाकर उसने नया एसी बना दिया। इसे कहते हैं बचत करना, कुछ सीख उससे। अपनी सास की बातें सुनकर तन्वी का मुंह बन जाता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे गर्मी भी काफी बढ़ने लगी थी। तन्वी के घर पर काफी सालों से एक सिंगल डोर फ्रिज था, जिसे देख अब तन्वी उसे कबाड़ी वाले को देकर घर के लिए 50,000 का एक डबल डोर फ्रिज लेकर आती है और अब बेसन के लड्डू लेकर अमृता के घर पहुंच जाती है। आप यहाँ और ये लड्डू कैसे? कोई खुशखबरी है क्या? तुम तो जानती ही हो कि कुछ दिन पहले ही मैंने 50,000 रुपए का एक नया एसी लिया और अब आज ही 50,000 का डबल डोर फ्रिज लिया है। मेरे घर में 1 लाख रुपए का एसी और फ्रिज आया, उसी की खुशी में आस पड़ोस में मिठाई बांट रही थी। अब और लोगों को तो मैंने काजू कतली दी थी, पर तुम्हारे लिए मैं बेसन के लड्डू लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, काजू कतली थोड़ी महंगी मिठाई होती है और ये अमीरों को तो आराम से हजम हो जाती है, लेकिन तुम तो ठहरे गरीब, इतनी महंगी मिठाई खाने की आदत नहीं होगी ना, इसलिए सस्ते लड्डू लेकर आई हूँ, खाओ। एक बार फिर तन्वी अमृता की गरीबी का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आशु अपनी आंगन में बैठकर कभी मैंगो शेक तो कभी आइसक्रीम खा रहा था, जिसे देख मोनू उसके पास आता है। तुम तो थोड़ी देर पहले ठंडा जूस पी रहे थे और अब आइसक्रीम। हमारे घर पर बड़ा वाला फ्रिज है तो मम्मी उसमें मेरे लिए ये सब बनाती हैं। मुझे भी आइसक्रीम दो ना। ये सब सिर्फ हम अमीरों के लिए। तुम जाकर अपने उस मटके का गर्म पानी पियो, मैं तो फ्रिज की ठंडी आइसक्रीम खाऊंगा। मोनू रोते हुए घर आता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। अमृता काफी समय से फ्रिज लाना चाह रही थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते अमृता एक सेकंड हैंड फ्रिज भी नहीं ले पाती और ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। अमृता के पड़ोस में रहने वाली आंचल अपने घर का पुराना फ्रिज बाहर निकालकर उसे बेच रही होती है। भाई साहब, पुराना फ्रिज है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 200 रुपए में दे दो, कम से कम 500 रुपए तो दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 300 रुपए दे सकता हूँ फ्रिज के, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। आंचल, अगर तुम मुझे कल तक का वक्त दो तो मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं 1 दिन का वक्त दे रही हूँ। अगले दिन अमृता आंचल को 500 रुपए देकर उससे उसका पुराना फ्रिज ले लेती है और अब उसकी भी मरम्मत कर उसे मेहनत करती है। जहां एक तरफ अमीर बहू ने लाख रुपए का फ्रिज एसी लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू ने 1000 रुपए में एक एसी और फ्रिज का जुगाड़ कर लिया था। और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रणदीप ने कुछ समय पहले किसी से अपने बिजनेस के लिए लाख रुपए लिए थे, लेकिन बिजनेस न चल पाने के कारण रणदीप को काफी नुकसान होता है और अब उसे अपने शेयर्स बेचकर उस आदमी के पैसे चुकाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें भी 1 लाख रुपए रणदीप को कम पड़ते हैं। मैंने जो तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे, मुझे वो दे दो। उन पैसों से तो मैं एक और फ्रिज लेकर आ गई थी और जो मेरी सेविंग थी उनसे तो मैंने शॉपिंग कर ली थी। ये तुमने क्या किया? वो पैसे मैंने बुरे वक्त के लिए तुम्हें संभाल कर रखने के लिए दिए थे। मुझे नहीं पता था कि तुम उन पैसों से वो सामान लेकर आई हो। ओ गॉड! कर्ज चुकाने के लिए रणवीर 1 लाख रुपए में लाया हुआ एक ऑफिस बेचकर उससे जिससे पैसे लिया था उसे दे देता है। तो वहीं अब घर में बिना धन के एसी और बिना फ्रिज के ठंडे पानी से सब काफी परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले माधुरी अपनी गरीबी के घर जाकर उसके 1000 रुपए वाले एसी की ठंडी हवा और फ्रिज का ठंडा पानी पीती है। तो वहीं थोड़ी देर में आशु अपने पिता के साथ अमृता के घर चला जाता है और अमृता उनका बड़े भी प्यार से स्वागत करती है। और आखिर में न चाहते हुए गर्मी से परेशान होकर तन्वी को भी अमृता के घर जाना पड़ता है। अरे जेठानी जी, आप इस तरह दरवाजे पर क्यों खड़ी? आइए, मैं आपको भगाऊंगी नहीं। आपने भले ही मुझे और मेरे पति की गरीबी की वजह से कभी अपनाया नहीं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। अमृता की बात सुनकर तन्वी को अपनी गलती का एहसास होता है। तो वहीं रणदीप को भी अपने भाई के लिए काफी बुरा लगता है, जिसे देख रणदीप विजय को उसके हिस्से की जमीन और जायदाद दे देता है, जिससे अब गरीब बहू का परिवार भी हंसी। ईशा, अरे ओ ईशा, कहाँ है? हाँ माँ, बोलो। बेटा, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। आज तो जरा भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाकर चूल्हे पर चढ़ जाऊं। एक काम कर, आज का खाना तू बना ले। क्या? मैं खाना बनाऊं? माँ मजाक मत करो। आप तो जानती हो कि मुझे कुकिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और स्पेशली गर्मी में। जाओ, मैं नहीं बनाती। बना दे। मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो मैं तुझसे हरगिज ऐसा करने को ना बोलती।
ओके फाइन, मैं बना रही हूँ, लेकिन बाद में शिकायत ना करना कि ये क्या बनाकर दे दिया। जो भी मैं बनाऊंगी शांति से खा लेना। ठीक है। अपनी माँ की बात सुनकर ईशा रसोई में आ गई और खाना बनाने लगी। इतनी ज्यादा गर्मी है, ऐसे में कौन गैस जलाकर खाना बनाए। मैं तो कुछ इंस्टेंट सा सभी के लिए बना दूंगी। ईशा ने ऐसे बोलकर सब्जियां काटना शुरू कर दिया। जब सब्जी कट गई तो उसने ब्रेड में सॉस लगाकर सैंडविच बनाई और सब्जियों का सलाद बनाकर वो रसोई से निकल आई। कुछ देर बाद जब ईशा का बाप भी घर आ गया तब वो सभी खाना खाने को बैठे। भाई वाह, आज तो मेरी बेटी ने खाना बनाया है। वैसे ईशा, आज तो तू रसोई में कमाल ही कराई, इतनी जल्दी कितना कुछ बना दिया। हैं? ये क्या है? सैंडविच है मम्मा, और आपने ही तो कहा था कुछ भी बना ले, हम शिकायत नहीं करेंगे, सो मैंने बना दिया। तू कामचोर लड़की, अरे कल को जब तेरी शादी हो जाएगी तब ससुराल में भी सबको यही रूखा सूखा खिलाएगी। देखिए ना इसको। कोई बात नहीं है, खा लो, वैसे भी बस पेट ही तो भरना है। सही कहा बाबा, सिर्फ बाबा ही हैं जो मुझे समझते हैं। तुम दोनों बाप बेटी तो मेरी समझ से बाहर हो। ईशा के घर में खाने की टेबल पर ऐसे ही खट्टी मीठी अनबन जारी थी। ईशा एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसको सबसे ज्यादा नफरत गर्मी में खाना बनाने से थी। अगर कभी उसकी माँ उसे खाना बनाने को बोलती तो वो बिना चूल्हे के ही कुछ न कुछ बना देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब ईशा की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद ईशा की आज अपनी ससुराल में पहली रसोई थी। हे भगवान, गर्मी में पूरी रसोई तप रही है। मेरा तो जरा सा भी कुछ भी बनाने का दिल ही नहीं कर रहा है। काम करती हूँ, आज भी सबके लिए बिना चूल्हे के ही कुछ बना देती हूँ, इससे मेरी ताकत भी बचेगी और वक्त भी। ईशा ने ऐसे बोलकर पहली रसोई की भी बिना चूल्हे के ही मीठे में फलों का सैलेड और खाने में सैंडविच के साथ सब्जियों का सलाद ही बना दिया। जल्दी जल्दी से काट पीट कर वो ये चीजें बनाकर रसोई से निकल आई। अरे ईशा, पहली रसोई नहीं करनी है? तू अभी तक रसोई के बाहर ही है। माँ जी, मैंने पहली रसोई का खाना बना लिया है। हैं? बना लिया? तूने इतनी जल्दी अपनी पहली रसोई बना ली? क्या बात है, तूने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि क्या बनाना है। चल कोई नहीं, ठीक ही है। अब जब तेरा पति और ससुर जी काम पर से लौट आए ना, तब तू खाना लगाना। जया की बात पर ईशा ने गर्दन हिला दी। कुछ देर के बाद सभी लोग खाना खाने को आ गए और जब सभी ने ईशा का बनाया हुआ खाना देखा तो क्या बात है, ये तो सबसे यूनिक पहली रसोई है भाई। सैंडविच, फ्रूट सैलेड और सैलेड। क्या अच्छा है इसका? ये ब्रेड कौन खाने में खाता है? अरे मैंने तो सोचा था कि बहू से खीर पूरी बनवाऊंगी, लेकिन माँ जी खाकर देखो, ये भी अच्छा। और वैसे भी रसोई में इतनी गर्मी हो रखी थी तो मेरी आग पर खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई। हिम्मत हो या ना हो, खाना गैस चूल्हे पर ही बनेगा, समझ आया? आजकल की लड़कियों को बस कामों से बचने के बहाने चाहिए। कल से मैं ये रूखा सूखा बना हुआ देख ना लूं। जी। ईशा अपनी सास की बात को मान गई। बस फिर क्या था, अगले दिन के साथ ईशा ने रसोई में चूल्हे पर ही खाना बनाया। हे भगवान, सर का एक एक बाल भी पसीने से शायद भीग गया होगा। मेरी सास भी ना, मुंह में शायद बत्ती सी बरकरार ना हो, लेकिन खाने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। चल ईशा, लगा दे टेबल पर चूल्हे का बना हुआ खाना। ईशा को गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन ससुराल में ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना ही पड़ा। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और आज इत्तेफाक से दोपहर का खाना बनाने के वक्त गैस खत्म हो गई। ओहो, आज तो लगता है कि काम खराब हो गया, गैस तो जल ही नहीं रही है। अब क्या करूं? अरे हाँ, अब तो वक्त है अपनी कला दिखाने का। चल ईशा, बिना चूल्हे के ही खाना बना ले। ईशा ने ऐसे बोलकर ड्रॉर में ब्रेड चेक की, लेकिन ब्रेड नहीं थी। जिसके बाद वो ब्रेड और थोड़ा सा और सामान खरीदने को बाहर आई। आज अगर सासू माँ ने मुझसे कुछ भी बोला तो आज उन्हें जमकर सुनाऊंगी मैं कि गैस का ध्यान तो रखा नहीं जाता और खाना चूल्हे पर ही पका हुआ चाहिए। आज तो सभी को कच्ची सब्जियां ही खानी पड़ेंगी। ईशा ऐसे ही खुद से ही बोलते हुए सामान ले गई और उसने आज भी बिना चूल्हे के ही खाना बना दिया। कुछ देर बाद तो फिर से अपने ढीठपन पर ही आ गई। अरे मना किया था ना तुझे कि ये सब। माँ जी, गैस निपट गई है इसलिए मैंने ये बनाया। आपको तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए, नहीं तो आज दोपहर को किसी को वक्त से खाना नसीब नहीं होता। ईशा की बात सुनकर जया बस चुप सी रह गई। गैस निपटने के बहाने से अब गैस भर जाने के बाद भी ईशा बस बिना चूल्हे के बनने वाली चीजें ही बना रही थी। उसे ऐसा ही करते हुए अब लगभग 2 से 4 दिन बीत चुके थे। ऐसे ही आज के दिन। ईशा, गैस तो 4 दिन पहले ही रिफिल हो गई थी, तो तुम अभी तक ये नो फायर फूड क्यों हमें खिला रही हो?
क्योंकि खाना बनाने में इसको मौत आती है। कितना तो मैंने इसे समझा लिया कि भाई हमसे ये अला बला नहीं खाया जाता, लेकिन इसकी मोटी बुद्धि में ये बात घुसती ही नहीं है। माँ जी कोई बात नहीं, अब से ईशा ऐसा नहीं करेगी, आप शांत हो जाओ, ऐसे मत बोलो। हाँ जया, ऐसे मत कहो, बेचारी बहू को बुरा लगेगा। मनीषा ने किसी तरह जया को शांत किया, लेकिन पूरे परिवार के सामने बेइज्जती होने से अब ईशा जया से चिढ़ गई थी। ऐसे ही अगले दिन, कल मेरी बुढ़िया सास ने मुझे कितना जलील किया था बिना चूल्हे के खाना बनाने के ऊपर। अरे गर्मी इतनी है कि किसी को मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, इस धूप में मुझे आग पर भी खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी महारानी सास मुझे सुना देंगी। बस बहुत हुआ, मेरा भी तो अपना कोई मन है, मैं नहीं बनाऊंगी इस गर्मी के चूल्हे पर खाना, मैं तो बाहर से खाना ऑर्डर कर रही हूँ। इन्हें चूल्हे का ही तो खाना है, बाहर के चूल्हे पर बना खा लेंगी। ईशा ने ऐसे बोलकर बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ देर के बाद ही उसका ऑर्डर आ गया, जो कि वो चोरी छिपे लेकर आई, और वही खाना उसने सभी के आगे लगाया। बहुत बढ़िया ईशा, तुमने तो आज खाने में मजे ही खड़े कर दिए। अरे क्या खाना बनाया है, होटल भी फेल। बहुत बढ़िया ईशा, तुमने तो आज खाने में मजे ही खड़े कर दिए। अरे क्या खाना बनाया है, होटल भी फेल। भैया आखिर पत्नी किसकी है, खाना तो ऐसा बनाएगी ही। ईशा की सभी तारीफ करने लगे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि जो खाना वो खा रहे हैं वो ईशा का बनाया हुआ नहीं, बल्कि बाहर से मंगवाया हुआ है। अब ईशा को बाहर से ही खाना मंगवाने का चस्का लग चुका था। सभी उसकी तारीफ करते और वो बाहर का खाना सभी को खिला देती थी। ऐसे ही चलते चलते आज भी ईशा बाहर से ही खाना ला रही थी कि उसे मनीषा ने देख लिया। हे भगवान ईशा, तुम बाहर से खाना ला रही हो, इसका मतलब तुम जो भी हमें खिला रही थी वो सब बाहर का था। मनीषा ने चौंक कर ये बात थोड़ा सा तेज बोल दी, जिसको जया ने भी सुन लिया, और फिर जया पीछे से बोली, क्या कहा, बाहर का खाना? कौन खिलाता है बाहर का खाना? वो माँ जी, वो ईशा। तुझसे ये उम्मीद तो नहीं थी कि तू इतना बड़ा धोखा करेगी, कामचोर। तुझसे भी एक वक्त का खाना नहीं बनाया जाता, तुझे बात समझ क्यों नहीं आती है? हाँ नहीं आती है बात समझ, हाँ नहीं बनाया जाता मुझसे खाना, हूं मैं कामचोर। आप लोग थोड़ा सा मेरी तरफ को भी तो सोचा कीजिए। मुझसे दोपहरी में खाना चाहकर भी नहीं बनाया जाता है, चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूं। आपके दिल पक्का करके मैं खाना बनाने को खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं बन पाता है। आप भी तो मुझे समझो। ईशा ऐसे बोलकर चुप हो गई। सभी तरफ को घोर सन्नाटा सा छा गया कि फिर बात का हल निकालते हुए मनीषा बोली, ठीक है ईशा, हम तुम्हारी बात को समझ लेंगे, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तुम चूल्हे पर ही खाना बनाना, लेकिन शाम को बना लिया करना। दोपहर के खाने की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेती हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? ईशा कुछ देर को चुप रही, लेकिन फिर उसने उसकी बात को मान लिया। बस फिर क्या था, उस दिन से अब ईशा शाम का खाना बनाती और मनीषा दोपहर का। शाम का खाना बनाते हुए ईशा को खिड़कियों से हवा लग जाया करती थी, और साथ ही रसोई का पंखा भी ठंडी हवा देता था, जिसकी वजह से वो आराम से चूल्हे पर ही खाना बनाती थी, और सभी अब मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।